तो स्टूडेंट्स विटेकर के 5 जगत के बारे में बता रहे थे। मोनेरा प्रोटिस्टा के बारे में बताया है। फंजाई के बारे में बता रहे थे आपको, और फंजाई के बारे में क्या विशेषताएं होती उसको बारे में बताया है। फंजाई में पोषण कैसे होता है, तो सबसे पहले आपको बताया था कि विषम पोषी होते हैं, अर्थात ये अपना भोजन नहीं बनाते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं है। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, बल्कि भोजन के लिए किसी दूसरे माध्यम पर निर्भर करते हैं। अब यह भोजन के लिए चूँकि दूसरे माध्यम पर निर्भर करते हैं, इसलिए इनको विषम पोषी कहते हैं। अब ये दूसरा माध्यम क्या हो सकता है, तो जैसा माध्यम होगा उसी के आधार पर इनका नामकरण भी कर देते हैं। जैसे परजीवी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, आपका विष्ठाभोजी होते हैं और सहजीवी होते हैं। परजीवी का तात्पर्य है कि ये जीव दूसरे जीवों पर भोजन के लिए निर्भर करते हैं, यानी जो कवक दूसरे जीव यानी जंतु या पादप पर अपना भोजन प्राप्त करने के लिए निर्भर करता हो, उसको हम कहते हैं परजीवी कवक। जैसे ये पक्सिनिया है, ये रस्ट रोग उत्पन्न करता है गेहूं में, और ये स्टिलेगो है, स्मट डिजीज उत्पन्न करता है गेहूं में। ये दोनों गेहूं के ऊपर परजीवी होते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं और उससे भोजन प्राप्त करते हैं, तो परजीवी कहलाएंगे। इसी प्रकार से मनुष्य के त्वचा पर ट्राइकोफाइटान एक कवक है जो इस मौसम में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और गर्मी ज़्यादा होती है, नमी होती है, तो ये दाग रोग नामक रोग उत्पन्न करता है, वो पाया जाता है। अब देखते हैं दूसरा क्या तरीका है भोजन लेने का। तो दूसरा तरीका होता है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी किसे कहते हैं कि जो कवक किसी सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि आपका ईस्ट है या आपका राइजोपस है, तो राइजोपस रोटी के ऊपर होता है और रोटी से अपना भोजन प्राप्त करता है। ईस्ट जो होता है यह शर्करा पर निर्भर करता है, शर्करा से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो ये क्या कहे जाएंगे, मृतोपजीवी कहे जाएंगे। तीसरा कैटेगरी होता है विष्ठाभोजी का, जिसको कोप्रोफिलस कहते हैं। कोप्रोफिलस का मतलब जो डंग पर, गोबर पर उगता है। तो कुछ ऐसे भी कवक होते हैं जो गोबर के ऊपर उगते हैं और गोबर में जो पदार्थ होता है उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको एक अलग कैटेगरी विष्ठाभोजी या कोप्रोफिलस में रखा गया है। ये गोबर के ऊपर उगते हैं, जैसे एगरिकस गोबर या अन्य कोई डेब्रिज है उस पर उगता है, इसको हम मशरूम भी कहते हैं। इसके अलावा कुकुरमुत्ता भी होते हैं, वो भी कवक होते हैं जो गोबर पर उगते हैं या सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उस पर उगते हैं। चौथी कैटेगरी सहजीवन का है। सहजीवन का तात्पर्य है कि दो जीव एक साथ रहते हैं, उसको सहजीवन कहते हैं। आप देखिए, और उसमें दोनों को लाभ होता है। तो इसमें क्या होता है, एक कवक होता है, कवक होते हैं जो बड़े पौधों के जड़ के साथ सहजीवन व्यतीत करते हैं। तो बड़े पौधों के जो जड़ है उसके साथ जीवन व्यतीत करेंगे, इसको कहते हैं माइकोराइजा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई पूछे माइकोराइजा क्या है, तो जब कवक किसी पौधे के जड़ के साथ सहजीवन व्यतीत करते हैं तो इसे हम माइकोराइजा कहते हैं। तो ये तो हुआ, जैसे पाइनस है, पाइनस की जड़ के साथ कवक पाए जाते हैं, तो क्या कहेंगे, तो माइकोराइजा प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके अलावा एक जो ट्राइकोनिम्फ होता है, ट्राइकोनिम्फ का आपने नाम सुना होगा। ट्राइकोनिम्फ भी एक प्रकार का कवक ही होता है, जो आपका ट्राइकोनिम्फ दूसरा चीज़ है, वो जीवाणु है जो सहजीवी रहता है, दीमक के पेट में पाया जाता है। तो आप आगे देखें, ये तो कवक विषम पोषी होते हैं और 4 प्रकार के होते हैं, परजीवी, मृतोपजीवी, विष्ठाभोजी और सहजीवी। इसके बारे में आपको मैंने बताया। दूसरा एक बिंदु देखते हैं हम कि इनकी संरचना कैसी होती है, कवक की संरचना कैसी होती है। तो आप जानते हैं कि कवक रंगहीन होते हैं और इनमें क्लोरोफिल चूँकि नहीं पाया जाता है, इसलिए रंगहीन होते हैं और एक जगह स्थिर रहते हैं। अब इनकी शरीर की संरचना देखेंगे तो एक कोशिकी हो सकते हैं या बहुकोशिकी हो सकते हैं। एक कोशिकी का मतलब इनका शरीर एक ही कोशिका का बना होता है। जैसे ईस्ट देखें तो एक कोशिका है बैक्टीरिया जैसी, इसी से इसका निर्माण हुआ है, और ईस्ट को सैक्रोमाइसीज कहते हैं। ये अकेले होते हैं लेकिन बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। दूसरा देखिए बहुकोशिकी। बहुकोशिकी का तात्पर्य है कि
जिसका निर्माण एक से अधिक कोशिकाओं से होता है। अब बहुकोशिकीय जो कवक होते हैं उनमें पतले पतले लंबे तंतु पाए जाते हैं। पतले पतले लंबे तंतु थ्रेड पाए जाते हैं धागे नुमा, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइफी या कवक तंतु कहते हैं। ये हाइफी या कवक तंतु कहलाते हैं। ये पतले पतले कवक इस तरह से धागे नुमा होते हैं। जब ये हाइफी आपस में कई हाइफी मिल जाते हैं तो ये बनाते हैं माइसीलियम, कवक जाल बनाते हैं। ये पतले पत्ते एक एक रहेंगे तो हाइफी या कवक तंतु कहलाएंगे। जब ये ग्रुप में रहेंगे, समूह में रहेंगे तो कवक जाल या माइसीलियम कहेंगे। तो इस माइसीलियम के द्वारा इसका निर्माण होता है। अब देखें कि ये जो कवक तंतु होता है, हाइफी होता है, कैसा होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। कवक तंतु या तो आप देखेंगे ये कवक तंतु है, इसमें कोई बंटवारा नहीं है और ये केंद्र किस्म, कई केंद्र किस्में हैं। ऐसे तंतु को कहते हैं एसेप्टेड, अपटीय कवक तंतु या एसेप्टेड हाइफी। दूसरा होता है, तो इसमें क्या हो गया, इसमें कई कवक एक ही कोशिका के अंदर एक ही साथ रहते हैं। इसको कहते हैं सिनोसिटिक कवक तंतु। सिनोसिटिक कवक तंतु का मतलब जब किसी कोशिका में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हों तो उसे कहते हैं सिनोसिटिक कोशिका। ये सिनोसिटिक कवक तंतु होते हैं, माइसीलियम होते हैं। दूसरा होता है कि अगर कवक तंतु में ये बीच में पट हो, पट माने एक सेप्टा हो जिससे ये बटा हो कई भागों में, तो इसको कहते हैं पटीय कवक तंतु या सेप्टेड हाइफी या माइसीलियम। तो इसको कहते हैं सेप्टेड हाइफी माइसीलियम। अब आप देखेंगे कि आगे जब कवक का वर्गीकरण करेंगे तो उसमें बताएंगे कि फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज 4 समूह में बांटा गया है। तो इस कवक तंतु के आधार पर भी बांटा गया है। जनन और कवक तंतु 2 मुख्य आधार होता है कवक को 4 भागों में बांटने का। तो ये इसका अध्ययन हम अगले चरण में करेंगे कि किस प्रकार कवक में जनन होता है और कौन कौन से समूह कवक में पाए जाते हैं। धन्यवाद।